नमस्कार, 12 की ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव का बयान आया है। कहा है यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि यात्रा प्रभावित न हो। यह आपदा सचिव कह रहे हैं। यात्रियों को दिक्कत न हो, इस पर काम कर रहे हैं। यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए सारे विकल्प खुले रखे हैं। यह बयान है आपदा प्रबंधन सचिव का और यह महत्वपूर्ण बयान ताजा हालात को लेकर। जोशीमठ में जो स्थितियां हैं, जोशीमठ में जो हालात हैं, जोशीमठ में जो संकट आया है, उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बयान आपदा प्रबंधन सचिव का कि यात्रियों को दिक्कत न हो, इस पर काम किया जा रहा है। यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए सारे विकल्प तौले जा रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव का यह महत्वपूर्ण बयान। यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि यात्रा प्रभावित न हो, यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए सारे विकल्प खुले रखे गए हैं। यह बयान है आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर यह बहुत महत्वपूर्ण बयान। यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और सरकार का प्रयास है कि यात्रा प्रभावित न हो। सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये बयान अभी आप सुन रहे थे आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का और वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। प्रयास है कि बद्रीनाथ धाम के यात्रियों को कोई असुविधा न हो और इसलिए सारे विकल्प खुले रखे गए हैं। जोशीमठ में जो हो रहा है उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बात आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की। यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वैसे यात्रा में अभी समय है यात्रा शुरू होने में और इसलिए अभी अवसर है कि चीजों को दुरुस्त किया जा सके और अगर कहीं कोई चुनौती है तो उससे पहले ही निपटा जा सके और उसके मद्देनजर सारे विकल्प तलाशे जाएं। इसके लिए अभी समय है। यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्या बोले हैं बद्रीनाथ यात्रा पर आपदा प्रबंधन सचिव, आइए आपको बताते हैं। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। रंजीत सिन्हा का यह बड़ा बयान है। कह रहे हैं यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और सरकार का प्रयास है कि यात्रा प्रभावित न हो, यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, इस पर भी लगातार काम जारी है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात कही है आपदा प्रबंधन सचिव ने। और यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए सारे विकल्प खुले रखे गए हैं। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर सरकार से विचार विमर्श जरूरी है, यह भी बात उन्होंने कही है और कहा है कि ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे लोगों और स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ये बयान है आपदा प्रबंधन सचिव का और यात्रा के मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण बयान उनका। आइए अब आपको हम बताएंगे कि जोशीमठ में क्या हो रहा है और कुल मिलाकर तैयारी क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता रवि केंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मामले से जुड़ा ताज़ा अपडेट उनके पास क्या है। ये जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट क्या है जिसका इंतजार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। रवि केंतुरा हमें बताएंगे। बताइए रवि, क्या जानकारी मिल रही है आपको?
बिल्कुल, देखिए दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं जो कि जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल यानी कि भौतिकी और जो तकनीकी रिपोर्ट है वो जोशीमठ की आपदा को लेकर यहाँ पर जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं उनके द्वारा दी जानी है। इस रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलेगा कि जोशीमठ में किस तरीके का जो भूधसाव हुआ है उसके आगे की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी। क्या यहाँ पर लोगों के बसने लायक ये शहर बचा हुआ है या फिर यहाँ से तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाना है और जोशीमठ पूरी तरीके से खतरे की जद में है और अब यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो नहीं रह सकते, कोई मार्केट नहीं रह सकता और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो नहीं रह सकती। ये जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल रिपोर्ट आने के बाद ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि मई की शुरुआत में ही इस बार भी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और जोशीमठ बद्रीनाथ का द्वार है। बद्रीनाथ के जितने भी श्रद्धालु हैं वो जोशीमठ से जाते हैं और इससे पहले हेलंग से एक बाईपास बन रहा था जो जेपी कॉलोनी तक था, लेकिन जैसे ही जोशीमठ में ये भूधसाव की स्थिति बनी है हेलंग बाईपास के काम को रोक दिया गया है। ऐसे में इस बाईपास के काम को भी रोका गया है और जोशीमठ में जो सड़क है जहाँ से अभी तक जो बद्रीनाथ की यात्रा होती रही है वो लगातार धसाव वहाँ पर हो रहा है। जो सड़कें हैं उनकी तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से वो फट रही हैं और दरक रही हैं। ऐसे में 4 महीने का वक्त है और किस तरीके से इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। लेकिन आपदा प्रबंधन जो सचिव है रंजीत सिन्हा, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाना है, क्योंकि इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि जो लोग यहाँ पर अभी तक के जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनको यहाँ किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा और कितना प्रतिशत ऐसा शहर है जो कि पूरी तरीके से आप खतरे में आ चुका है, जहाँ पर जो निर्माण है वो नहीं हो सकते और लोगों को भी वहाँ पर रहने का खतरे से खाली नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र विकल्प है बद्रीनाथ यात्रा के लिए, वो है जोशीमठ का वो शहर, वो हाईवे जहाँ से जो इस वक्त दरक रहा है, लगातार वहाँ पे दरारें पड़ रही हैं। और दूसरा विकल्प जो हेलंग से निकाला जा रहा था वो निर्माण कार्य इन दरारों की वजह से, इन धसाव की वजह से बंद किया गया है। तो समय बहुत कम है और सरकार के पास चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। जियो फिजिकल और जियो टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार है कि उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाना है। स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो और चारधाम यात्रा जो है बद्रीनाथ की यात्रा में भी कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को किस रास्ते भेजा जाएगा ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। विकल्प क्या होंगे फिर रवि, विकल्प क्या होंगे? ये जो दोनों रिपोर्ट्स जिनका इंतजार किया जा रहा है, अगर ये सामने आती भी हैं तो इसके बाद भी सरकार के पास विकल्प क्या होंगे इस यात्रा को जारी रखने के? बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है क्योंकि हेलंग का जो बाईपास है जिसका काम इस वजह से रोका गया कि हो सकता है, इस कारण माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से सड़क बनी है, क्योंकि जोशीमठ की बिल्कुल तलहटी पर हेलंग बाईपास बन रहा था, ये सरकार का एक प्लानिंग थी कि जो यात्रा है वो जोशीमठ ऊपर पहाड़ी पर जाके फिर वहाँ से पूरा बद्रीनाथ हाईवे घूम के बद्रीनाथ की तरफ न जाए, बल्कि हेलंग से ही सीधे जो है जेपी कॉलोनी बद्रीनाथ हाईवे पर ये टच हो जाए। लेकिन इस काम को इस वजह से रोका गया कि भूधसाव की ये एक वजह हो सकती है। ऐसे में इसको तो रोका गया है। अब जो जोशीमठ का जो पुराना रास्ता है जहाँ से आज तक बद्रीनाथ की यात्रा होती आई है वो पूरी तरीके से भूधसाव की चपेट में है। अब इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्टों की बात यह है कि कितना क्षेत्र, कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो भूधसाव में रहेगा। क्या यहाँ पर अब ये जमीन इस कैपेसिटी के मुताबिक अब है कि यहाँ से जो है यात्रा को चलाया जा सकता है, यहाँ से हजारों गाड़ियाँ जो है जा सकती हैं, या फिर ये जमीन है पूरी तरीके से दरक जाएगी और बड़ा खतरा बना रहेगा। तो ये रिपोर्ट आने का इंतजार है और इतना जल्द जो नीचे हेलंग वाला जो बाईपास है उसको बनाना भी वो इतनी जल्दी नहीं बनकर तैयार हो पाएगा क्योंकि काम उसका रोका गया है। तो सरकार के पास विकल्प जहां तक सवाल है, 2 विकल्प हैं कि जोशीमठ में जो रिपोर्ट आती है कि जो रोड अभी तक वहां पर थी, इस रोड की क्षमता है कि यहां से जो हजारों गाड़ियां हैं वो जा सकती हैं, तो उसी रोड पर जहां से आज तक यात्रा होती आई वहीं से गाड़ियां जाएंगी। अगर ये रिपोर्ट आती है कि अब वहां की क्षमता बिल्कुल नहीं रही तो हेलंग बाईपास के काम को जल्द से जल्द करना होगा ताकि बद्रीनाथ की यात्रा वहां से सुचारू ढंग से चल सके, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प फिलहाल सरकार के पास नहीं है। कोई दूसरे रास्ते जो है उनको तलाशने होंगे, लेकिन फिलहाल 2 विकल्प हैं। जोशीमठ की जमीन को लेकर अगर रिपोर्ट ये आती है कि यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा हो सकती है, भूधसाव की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी, तो और ये आती है कि ज़्यादा खराब स्थिति होगी तो फिर हेलंग बाईपास का निर्माण बहुत जल्द से जल्द करना पड़ेगा ताकि बद्रीनाथ की यात्रा सुचारू हो सके, क्योंकि मई की शुरुआत में ही बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष भी खुल जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका रवि। तो सरकार जैसा कि आप बता रहे हैं सारे विकल्प खुले रखे हुए और इन दोनों ही रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है ताकि यात्रा को समय पर शुरू कराया जा सके और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बहुत धन्यवाद आपका रवि इन तमाम जानकारियों के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिए बयान का पुरोहितों ने विरोध किया है। पुरोहितों का पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल है, त्रिवेंद्र रावत ने जोशीमठ को बचाने के लिए क्या प्रयास किया? ये पुरोहित सवाल कर रहे हैं। 1976 में रिपोर्ट आने के बाद सीएम रहते हुए त्रिवेंद्र रावत ने क्या किया? रेणी गांव में आपदा के वक्त देवस्थानम बोर्ड ने क्या किया? जोशीमठ मुद्दे को लेकर त्रिवेंद्र रावत राजनीति न करें, ये पुरोहित कह रहे हैं, तीर्थ पुरोहित।
जिनकी नाराजगी झेलनी पड़ी थी देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को, वही पुरोहित अब उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं और उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि 1976 में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसके बाद वो इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 4.5 वर्षों तक, इसमें उन्होंने क्या किया। तो तीर्थ पुरोहित हमलावर हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। वो कह रहे हैं कि जोशीमठ मुद्दे को लेकर राजनीति ना की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुरोहितों के निशाने पर है। बयान का उनके पुरोहित विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जोशीमठ को लेकर राजनीति न करें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। जोशीमठ आपदा में जो राजनीतिज्ञ अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनको हमारा यह संदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो शायद आपदा राहतों को वो सहायता करते। तो हम उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जोशीमठ के पास ही रेणी में जल प्रलय आया था और टनल के अंदर 150 से अधिक लोग जो है गायब हो गए थे। अभी कई लोगों के अभी सब भी बरामद नहीं हुए हैं। तो उस समय उनकी सरकार और वो जो अध्यक्ष भी थे देवस्थानम बोर्ड के, तो हम यह जानना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड ने उस समय रेणी आपदा के पीड़ितों को किस तरह से सहायता की। त्रिवेंद्र जी क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं उनकी दरारों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दीवारें लगाई या उनकी व्यवस्थाएं कराई। वो तो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री इतना जुझारू और इतना जो रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है खुद का और सारा काम कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को नाकाम बनाने की कोशिश समझ रहा हूँ मैं। इस समय तो साथ देना चाहिए और ज्योतिर्मठ को बचाना चाहिए। सनातन की धरोहर है वहाँ पर, उसको बचाना चाहिए। तो त्रिवेंद्र जी को इन शब्दों को अपने वापस लेना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का। पुरोहितों के बयान आपने देखे और सुने। पुरोहितों ने त्रिवेंद्र रावत से जो सवाल किए हैं अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत ने जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कोशिश की, ये सवाल पूछ रहे हैं पुरोहित। वो कह रहे हैं कि 1976 में रिपोर्ट आने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत ने क्या किया, रेडी गांव में आपदा के वक्त देवस्थानम बोर्ड ने क्या किया, ये भी सवाल उठा रहे हैं पुरोहित। जोशीमठ मुद्दे को लेकर त्रिवेंद्र रावत राजनीति न करें, यह भी पुरोहितों का कहना है और वो ये भी कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाने की कोशिश करेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत। तो ये प्रश्न है पुरोहितों के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से। जाहिर सी बात है वो नाराज हैं और अभी तक उनकी नाराजगी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की बात ही इसको लागू ही किया था त्रिवेंद्र रावत ने। आइए अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ संकट के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपनी सरकार पर कहा क्या था। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, मैं समझा नहीं पाया, मैं इसे योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। ये बयान, इसी बयान को लेकर ये प्रश्न कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित और इसमें कहते हैं वो कि 125 या 150 करोड़ रुपए की आय होती और इसके लिए हमें फिर कहीं और नहीं जाना पड़ता इस आपदा से निपटने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अगली अपडेट बहराइच से है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने हमला बोला है। रामचरितमानस विवाद पर बोले हैं डॉक्टर संजय निषाद। निषादों ने राम का साथ देकर रावण का साम्राज्य खत्म किया, वैसे ही आज हम अपनी एकजुटता के साथ आगे बढ़कर भाजपा के साथ मिलकर दुख देने वाली शक्तियों को खत्म करेंगे। मछुआ समाज के आगे बढ़ने से सबको परेशानी हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, जी डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद। वैसे कुछ विवादित बयान उन्हें चुनाव के पहले दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, तो इसको लेकर मुखर हो गए डॉक्टर संजय निषाद। कह रहे निषादों ने राम का साथ देकर रावण का साम्राज्य खत्म किया और ऐसे ही भाजपा के साथ मिलकर दुख देने वाली शक्तियों को हम खत्म करेंगे। वो ये भी कहते हैं, जो कह रहे हैं आपको दिखाते हैं।
ग्रंथों के आधार पर एक इतिहास मिला हुआ है, जिसको इन लोगों ने 37 वर्ष पहले खुदाई हुई पता नहीं चलने दिया और जंगल में था। आज मंगल हो गया, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति गले लग रही है कि वो त्रेता में कभी गले मिले, रावण राज मतलब दुख का राज खत्म किया, तो फिर ये सेना बना रहे निषाद कि कंसुआ समुदाय की इस युग का जो दुख देने वाला राज है उसको खत्म किया जाए। तो आज के दिन में ऐसे सभी लोग छटपटा रहे हैं जिनसे निषाद आगे हो गया। अब उसको इसी तरीके से उल्टा पुल्टा निषादों मछुआरों को गुमराह करना चाहते हैं कि 26 मार्च को इस बार पंचमी पड़ती है। हर साल मैं मेला लगाता हूँ लाखों लाख, इस बार कई लाख लोग आएंगे और वहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने निमंत्रण दे रखा कि आपने गले लगे मूर्ति लगाइए, उसका अनावरण करें। तो सारा मुद्दा यह है कि मछुआ समुदाय इसमें भ्रमित हो जाए कि रामायण से मुँह करे और निषाद राज के किले की तरफ अपना मुँह न करे, कि जो राग पाठ लेने के लिए उनके अंदर जो चेतना जगी है और उसकी चेतना से वजह से इन लोगों का बटन छूना बंद कर दिया। अभी जीरो होने की वजह से सरकार में, और जिसको जनता ने खुद ही नकार दिया हो, वोट न दिया हो, उनको आवाज़ बंद कर दिया हो, तो उनके बाद हम जवाब को नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भाजपा नेताओं और संतों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से वो इन सब देश विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं, वो सब जानते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विषय है, वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत बुरी ख्वारी होगी। इस तरीके के टिप्पणी कर देना और इस तरीके के बयान दे देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। इस तरीके की बात मुझे नहीं लगता श्री राम के लिए कहनी चाहिए किसी को। वो पहले भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में गए, सपा ने किसी प्रकार से उनको टिकट दिया, उसमें जनता ने उसको नकार दिया, फिर राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में इसके बाद भाषा को और इस प्रकार से जो इस निंदा और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को निकालने की प्रभाव करेगा, तो इसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लात खा करके सपा में गए हैं। अब बहुत अनर्गल बोलते थे, अगर भाजपा खराब है तो अपनी बिटिया को वहां से निकाल ले आए सपा में, ना क्यों वहां रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा कर्नाटक के एक तथाकथित मूढ़ बुद्धिजीवी के द्वारा भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा। G20 समिट से पहले ताज नगरी सज रही है, संवर रही है और G20 के मद्देनजर उस रूट पर जिस पर से होकर डेलीगेशन गुजरेगा 3D वॉल पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। जो तस्वीर निकल कर आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल, आगरा किला और एतमाउद्दौला जैसे स्मारकों को लाकर खड़ा कर दिया गया है। आगरा से जुड़े तमाम स्मारकों को लेकर की जा रही वॉल पेंटिंग बहुत ही आकर्षक लग रही है। खेरिया रूट से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के मद्देनज़र ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं और मानो पूरा जो शहर है वो सज रहा है, संवर रहा है। इसी क्रम में जो वॉल पेंटिंग बनाई जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं, मन को लुभाने वाली हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने ही ताजमहल खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बिल्कुल जो ईदगाह बस स्टेशन है उसके पास में ये वॉल पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ ही शहर में जो तमाम जो स्मारक हैं उनको वॉल पेंटिंग के ज़रिए यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। एतमाउद्दौला जो मकबरा है, यहाँ भी जो G20 के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ भी इसका भी दीदार करेंगे ताजमहल के अलावा। तो यहाँ वो किस तरह से एतमाउद्दौला जो मकबरा है उसको वॉल पेंटिंग के ज़रिए दीवार पर उकेरने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो आगरा किला है, एक ऐतिहासिक आगरा किला है, उसको भी इस समय बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वॉल पेंटिंग है उसका जो सामान है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ नज़र आ रहा है। इसके पीछे की जो सोच है, जो विज़न है वो ये है कि आगरा एक ऐतिहासिक शहर है और इसलिए ये जो तमाम जो कारीगर हैं, पेंटर हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। इसके साथ ही आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के ललित कला
संस्थान से जुड़े हुए तमाम जो फैकल्टी है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सड़क के दूसरी तरफ तमाम ऐसे महापुरुषों के या ऐसे लोगो बना रहे हैं जो G20 को लेकर एक स्पष्ट मैसेज देता है। तमाम जो इस समय काम तेज़ी से चल रहा है, तो कुल मिला के कहा जाए इस समय जो खेरिया मोड़ से लेकर रमाड़ा कट तक ज़बरदस्त ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और ब्रज की संस्कृति, यहाँ की थीम को दिखाते हुए जो इस समय वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है, जो यहाँ जिस तरह से मुगलिया शहर ये रहा है, तो उस दौर के जो तमाम स्मारक हैं उनकी भी पिक्चराइजेशन इस समय यहाँ की सड़कों पर, यहाँ की दीवारों पर देखने को मिल रही हैं और शहर भव्य और आकर्षक नज़र आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।